हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो है मानव श्वसन तंत्र। हम बात कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, मानव कार्यकी की, जिसमें अपन ने एक लेसन कंप्लीट कर लिया। मानव में पाचन तंत्र अपन ने कंप्लीट किया, डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ा। आज अपना नेक्स्ट जो सिस्टम है मनुष्य में वो आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसकी अपन आज क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, श्वसन क्या है। सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे फर्स्ट यहाँ हम बात करेंगे एक तो श्वसन की, और सेकंड अपन श्वसन तंत्र की बात करेंगे मनुष्य में। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि श्वसन है क्या, श्वसन कहेंगे किसे। तो श्वसन जो है वो हम इस एक लाइन में श्वसन की क्रिया को अपन समझ सकते हैं। ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स। ब्रीथिंग का मतलब होता है संवातन। ये इसे कह सकते हैं श्वास लेना। क्या कह सकते हैं, श्वास लेना। प्लस कोशिका में भोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, दहन हो रहा है। O2 की प्रेजेंट में भोजन जो कोशिका में दहन होता है उससे अपन ऑक्सीकरण कहते हैं। भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण। और उससे हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। हमारी जो कोशिका है उससे क्या मिल रही है, ऊर्जा। कोशिका को ऊर्जा जो है, ऊर्जा मिले, इसके लिए ही हम क्या करते हैं, श्वसन की क्या करते हैं, क्रिया। तो आप कहोगे सर अपन ने तो भोजन का है, ऊर्जा तो किससे मिलेगी, भोजन से मिलेगी। तो अपन ने भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा, उसे सरल जो अणु थे उनमें तोड़ दिया गया। वहाँ से जो पचित भोजन था वो ब्लड में मिला, और ब्लड से वो कहाँ चला गया, कोशिका में चला गया। अब जो भोजन कोशिका में गया, उस भोजन का कोशिका में या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उस भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। उसके ऑक्सीकरण होने से ही क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ऐसा नहीं कि भोजन का पाचन होते ही उससे क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये हमने एक क्या ली, मोमबत्ती ली। क्या ली, मोमबत्ती ली। और हमें पता है ये मोमबत्ती को हमने क्या कर दिया, जला दिया। क्या कर दिया, जला दिया। तो ये मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है। मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है। एक कैंडल ली और कैंडल को क्या किया, अपन ने जलाया। अब ये मोमबत्ती जल रही है, तो इस मोमबत्ती के जलने से मतलब मोमबत्ती का यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। मोमबत्ती का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। और मोमबत्ती का दहन हो रहा है तो मोमबत्ती के दहन से क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है, ऊर्जा। और ऊर्जा किस किस रूप में मिल रही है, एक तो उष्मा ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है, उष्मा ऊर्जा मिल रही है। और एक इससे हमें प्रकाश क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। मोमबत्ती को जलाएंगे, किसी चीज़ को हमें गर्म करना है तो मोमबत्ती को जलाकर उसे क्या किया जा सकता है, गर्म। मतलब उष्मा ऊर्जा, हीट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रही है यहाँ हमारी जो कैंडल है, मोमबत्ती है। साथ ही लाइट एनर्जी दे रही है, प्रकाश जो ऊर्जा है। मोमबत्ती जलाते हैं अपन अंधेरे में ताकि वो क्या कर दे, रोशनी कर दे। तो इस प्रकार से इसका दहन हो रहा है, इसके दहन से क्या मिल रही है, हमें ऊर्जा मिल रही है। अब ये जो मोमबत्ती है ये जल रही है, तो मोमबत्ती का जो दहन हो रहा है, मोमबत्ती को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, O2 की। किसकी आवश्यकता है, O2 की आवश्यकता है। आप कहोगे सर कैसे है O2 की आवश्यकता। तो अपन ने इसको थोड़ी देर के लिए जैसे कांच के किसी बर्नर से, किसी गिलास से क्या कर दिया,
ढक दिया, तो ढक देने पर ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको क्या नहीं मिली, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका क्या नहीं हुआ, दहन नहीं हुआ। बिना ऑक्सीजन के यह क्या हो गई, बुझ गई। इसका दहन नहीं हो रहा, और दहन नहीं हो रहा तो ना तो ये ऊर्जा मिल रही, नहीं ये प्रकाश मिल रहा। जिस प्रकार यहाँ मोमबत्ती का दहन हो रहा है, वैसे ही हमारे शरीर की क्या है, कोशिका है। हमारे शरीर की क्या है, कोशिका है, ये सेल है। और इस कोशिका में अपन देखें तो ये जो कोशिका है, इस कोशिका में जो भोजन यहाँ पर आया, इस भोजन का कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रियम, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, O2 की उपस्थिति में। और भोजन यहाँ जो आता है वो किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो इस भोजन का माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज युक्त जो भोजन है, ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, दहन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और इसके ऑक्सीकरण से हमें क्या मिल पाती है, ऊर्जा मिल पाती है। क्या मिल पाती है, ऊर्जा मिल पाती है। और वो जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में किसके रूप में संचित हो जाती है, एटीपी के रूप में क्या कर ली जाती है, संचित। जिस प्रकार से मोमबत्ती का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होने से ऊर्जा मिल रही है, वैसे ही हमारी जो कोशिका है, अपन ने जो भोजन लिया, जो भोजन ग्रहण किया, वो भोजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में गया। उस भोजन का शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीकरण होगा तो उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में किसके रूप में संचित कर ली जाती है, एटीपी के रूप में। एटीपी के अणु टूटते रहेंगे और हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उन्हें क्या मिलती रहती है, ऊर्जा मिलती रहती है। तो जो भोजन है उसके ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कोई बिजली का झटका लगा दे, एक प्रकाश में खड़े हो जाए, उससे हमारी जो कोशिका है उनको ऊर्जा नहीं मिलने वाली है, उनको एनर्जी नहीं मिलने वाली है। किससे मिलेगी, भोजन के ऑक्सीकरण से। तो यहाँ भोजन का ऑक्सीकरण जरूरी नहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें भोजन का जो ऑक्सीकरण है बिना ऑक्सीजन के होता है, उससे अपन अनोक्सी श्वसन कहेंगे। तो यहाँ अपन श्वसन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। तो श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनोक्सी श्वसन। उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो यहाँ देखो रेस्पायरेशन की जो क्रिया है उसमें उससे अपन समझ सकते हैं, एक तो ब्रीथिंग के द्वारा और एक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल के द्वारा। तो सामान्यतः आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि O2 लेना और CO2 निकालना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। वास्तव में यह श्वसन नहीं है। क्या नहीं है, श्वसन नहीं है। इसे अपन केवल और केवल क्या कहेंगे, संवातन कहेंगे। क्या कहेंगे, संवातन, श्वास लेना कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वास लेना कहेंगे। तो जो संवातन है या श्वास लेना है, ये आता है किसके अंतर्गत, बाह्य श्वसन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, श्वसन के अंतर्गत। श्वसन की जो क्रियाएं देखें अपन, उसमें एक तो होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन, और एक होगा कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो एक तो है यहाँ बाह्य श्वसन, एक है आंतरिक श्वसन और एक है कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन में तो ये है बाहरी वायुमंडल से फेफड़ों तक O2 लेना और फेफड़ों से CO2 को निकालना। वातावरण से वायु को फेफड़ों में भरना और फेफड़ों से CO2 को वापस बाहर निकालना। ये तो किस में आएगा, संवातन में, या किस में आएगा, श्वास लेना में। एक आता आंतरिक श्वसन। अब जो अपने फेफड़े हैं, लंग्स जो हैं, जो फेफड़ों में वायु अपन ने भरी, वो वायु फेफड़ों की जो वायु कूपिका है अंदर, वायु कूपिका से किस में चली जाएगी, ब्लड में। किस में चली जाएगी, ब्लड में। तो यहाँ आंतरिक श्वसन में गैसों का विनिमय होता है। वायु कूपिका से रक्त में, वायु कूपिका से रक्त में, व रक्त से वायु कूपिका में गैसों का विनिमय होता है। वायु कूपिका से O2 रक्त में चलेगी और CO2 वायु कूपिका से किस में आ गई, CO2 रक्त से किस में आ गई, वायु कूपिका में। ऐसे ही विनिमय होता है रक्त व शरीर के
ऊतकों के मध्य, शरीर के ऊतकों के मध्य ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर गया शरीर की ऊतक या कोशिकाओं तक, वहाँ ऑक्सीजन निकल के कोशिकाओं में चली गई, कोशिकाओं से CO2 निकल कर किस में आ गई, रक्त में आ गई, वो सब किस में आएगा, आंतरिक श्वसन में। एक आता है कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल में अपन पढ़ेंगे। यहाँ कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का O2 की उपस्थिति या O2 की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, दहन होगा, और इसके दहन से क्या बनेगी, ऊर्जा, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में संचित कर लिया जाएगा। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है इसी को अपन क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। तो वास्तव में जो श्वसन है, ये जो कोशिकीय श्वसन है, ये वास्तव में श्वसन है, ये जो ब्रीथिंग है उसे अपन केवल संवातन कहेंगे। क्या कहेंगे, संवातन। तो आपको श्वसन की परिभाषा पूछे कि श्वसन किसे कहेंगे, तो श्वसन की जो आप परिभाषा दोगे वो क्या दोगे, श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जहाँ शरीर की कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थों का विघटन किया जाता है, वह ऊर्जा का निर्माण होता है, तथा बनने वाली CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही अपन यहाँ क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। क्लियर यहाँ पर। तो श्वसन से संबंधित अपन ने श्वसन की परिभाषा की बात की, किससे अपन श्वसन कह रहे हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का जो विघटन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो, O2 की उपस्थिति में ही हो, वो O2 की उपस्थिति में भी हो सकता है और O2 की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। उसके आधार पर अपन बात करें तो श्वसन जो है, रेस्पायरेशन जो है, उसके प्रकार अपन देखें तो श्वसन जो है वो दो प्रकार का है, एक एरोबिक रेस्पायरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। श्वसन यहाँ पर दो प्रकार का है, एक ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन एन एरोबिक रेस्पायरेशन। देखो एक चीज इसको समझने से पहले अपन ये समझें कि जो जीव श्वसन की क्रिया करते हैं जरूरी नहीं वो सबके सब ब्रीथिंग करें, जरूरी नहीं वो सबके सब संवातन की क्या करें, क्रिया करें। जिस प्रकार अपन श्वास लेते हैं, श्वास निकालते हैं, जरूरी नहीं सभी जो सजीव हैं वो संवातन करें, लेकिन अधिकांशतया जो जंतु हैं, सजीव में कौन, जंतु, अधिकांश जो जंतु हैं वो ब्रीथिंग करते हैं कुछ को छोड़कर, जबकि कुछ जीव जिनका पूरी जो कोशिकाएं होती हैं जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेट्स, उनकी जो पूरी कोशिकाएं, एक कोशिकीय जीव पूरी सेल बाहरी एनवायरनमेंट के संपर्क में है, तो सामान्य वो अपनी देह सतह द्वारा ही गैसों का क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, उनमें ब्रीथिंग हमें देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा पेड़ पौधे हैं तो उनमें भी अपने समान श्वसन के ऑर्गन नहीं पाए जाते, उनमें भी श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता और वो भी अपने समान ब्रीथिंग नहीं करते हैं। उनकी जो पूरी कोशिकाएं हैं वो एनवायरनमेंट के संपर्क में है या उनमें जो पत्तियां वगैरह हैं उन पर जो रंध्र हैं उन्हीं के द्वारा गैसेज जो हैं उनका क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है।
तो जरूरी नहीं सब में ब्रीथिंग हो, लेकिन श्वसन की क्रिया होगी। जितने सजीव हैं उनमें श्वसन की क्रिया होगी। अब यहाँ अपन देखें श्वसन जो है वो सजीव में दो प्रकार का, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनोक्सी श्वसन। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण O2 की प्रेजेंस में हो, C6H12O6 ये ग्लूकोज था। अपन ने पादपों में श्वसन पढ़ा था तो वहाँ भी अपन ने बात की थी। ये 6 ऑक्सीजन के अणु हैं। यहाँ ये जो ग्लूकोज है वो O2 की उपस्थिति में टूट जाएगा, 6CO2 प्लस 12 है H2O प्लस क्या बनेगी ऊर्जा। यहाँ पर ऊर्जा अधिक बढ़ती है, 686 किलो कैलोरी के लगभग ऊर्जा यहाँ क्या होती है मुक्त होती है। उप उत्पाद के रूप में CO2 और जल का क्या होता है निर्माण। तो ये जो क्रिया है ये क्या कहलाएगी ऑक्सी श्वसन कहलाएगी। अधिकांश जो प्राणी हैं वो ऑक्सी श्वसन की क्या दर्शाते हैं क्रिया दर्शाते हैं। अधिकांश जो प्राणी हैं वो ऑक्सी श्वसन की क्या दर्शाते हैं क्रिया दर्शाते हैं और उप उत्पाद के रूप में यहाँ CO2 और H2O बनते हैं। क्लियर यहाँ पे। जबकि अनोक्सी श्वसन श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का विघटन उसका ऑक्सीकरण O2 की एब्सेंट में हो, O2 की अनुपस्थिति में हो, तो यहाँ पर C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस क्या बढ़ती है ऊर्जा, लगभग 686 किलो कैलोरी 56 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर मिल पाती है केवल। ऑक्सी श्वसन की तुलना में अनोक्सी श्वसन में बहुत कम ऊर्जा बनती है। उप उत्पाद के रूप में यहाँ एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का क्या होता है निर्माण होता है। जो यह जो श्वसन की क्रिया है अनोक्सी श्वसन कुछ जीवाणु हैं, कवक है, इष्ट है आदि में अनोक्सी श्वसन की क्रिया देखने को मिलती है। या फिर लैक्टिक अम्ल का क्या होता है निर्माण प्लस क्या बन रही है CO2। हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं, अधिक अपन शारीरिक मेहनत करें तो मांसपेशियां जो हैं वहाँ पर भी लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो अनोक्सी श्वसन का ही क्या होता है परिणाम होता है। तो शरीर की मांसपेशियां जो हैं उनमें अनोक्सी श्वसन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो RBC है मांसपेशियों में, इसके अलावा RBC इसके अलावा अंतः परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी जैसे एस्केरिस्टीनिया सोलियम आदि जो हैं उनमें भी अपन देखें ना तो कौन सी क्रिया होगी यहाँ अनोक्सी श्वसन की क्या होगी क्रिया होगी। अधिकांश जंतुओं में ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा अधिक मिलेगी, अनोक्सी श्वसन में ऊर्जा बहुत कम मिल पाती है। क्लियर यहाँ पर ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। अब यही अपन बात करेंगे श्वसन के अंगों की। तो श्वसन के ऑर्गन्स क्या होते हैं, अलग अलग जो जंतु हैं, अलग अलग जो प्राणी हैं उनमें श्वसन के अलग अलग क्या पाए जाते हैं अंग पाए जाते हैं। अलग अलग क्या पाए जाते हैं अंग पाए जाते हैं। तो श्वसन के अंगों की अपन बात करें तो अलग अलग प्राणियों में श्वसन के लिए अलग अलग क्या होते हैं अंग पाए जाते हैं। जैसे एक तो होता है सामान्य दैहिक सतह के द्वारा कोई प्राणी श्वसन की क्या कर ले क्रिया कर ले। इसके अलावा दूसरा आता है कोई प्राणी जो है वो नम त्वचा किसके द्वारा नम त्वचा के द्वारा श्वसन की क्या कर ले क्रिया कर ले। इसके अलावा कोई प्राणी जो है वो किसके द्वारा गलफड़ों के द्वारा गलफड़े या गिल्स जो हैं गिल्स के द्वारा श्वसन की क्या कर ले क्रिया कर ले। इसके अलावा कोई जो प्राणी है वो किसके द्वारा ट्रेकिया के द्वारा श्वसन की क्या कर ले क्रिया कर ले। इसके अलावा कोई प्राणी पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया कर ले। इसके अलावा प्राणी पुस्तक गिल्स या पुस्तक गलफड़ों के द्वारा श्वसन की क्या कर ले क्रिया कर ले। इसके अलावा प्राणी यहाँ फुफ्फुस के द्वारा श्वसन की क्रिया कर सकता है या फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्या कर सकता है क्रिया कर सकता है। इसके अलावा क्लोएका द्वारा श्वसन कर सकता है या अवस्कर की अपन बात करें
अवस्कर के द्वारा प्राणी जो है वो श्वसन की क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। यहाँ अलग अलग जो प्राणी हैं उनमें श्वसन के लिए अलग अलग क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स श्वसन के लिए होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें सामान्य दैहिक सतह के द्वारा, तो सरल संरचना वाले कुछ एककोषी के प्राणी होते हैं, जैसे प्रोटोजुआ, पोरीफेरा और स्लेंट्रेटा। ये जो प्राणी हैं इनकी जो कोशिकाएं हैं बाहरी एनवायरनमेंट के संपर्क में होती हैं। ये सामान्य अपने दैहिक सतह द्वारा गैसों का क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, गैसों का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सामान्य शरीर की जो दैहिक सतह है, दैहिक सतह द्वारा ही गैसों का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान, या जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ही सामान्य विसरण द्वारा गैसों का क्या कर लें, आदान प्रदान। तो सामान्य दैहिक सतह द्वारा शोषण करेंगे। दूसरा आता है नम त्वचा। नम त्वचा जो होगी एनेलिडा, एनेलिडा प्राणी, जैसे केचुआ होता है, केचुआ होता है, इसके अलावा जोंक होता है और मेंढक है। मेंढक भी सामान्य नम त्वचा द्वारा श्वसन की क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। तो केचुआ जो है, जोंक है, इनमें जो श्वसन की क्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी, नम त्वचा द्वारा। इनकी जो त्वचा है वो नम होती है और नम त्वचा की जो सतह है उस सतह द्वारा ही आसानी से इनमें गैसों का क्या हो सकता है, विनिमय हो सकता है, गैसों का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, और ये श्वसन की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इसके लिए इनकी जो त्वचा है वो नम होनी चाहिए, श्लेष्मीय होनी चाहिए, शुष्क नहीं होनी चाहिए। एक होते हैं गिल्स या गलफड़े। तो जो जलीय प्राणी होते हैं, जलीय प्राणी, तो जलीय प्राणियों में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स, या क्या पाए जाते हैं, गलफड़े। जैसे मोलस्का प्राणी होते हैं, मोलस्का, जैसे हम बात करें कि मोलस्का के अंतर्गत झींगा होता है, इसके अलावा ऑक्टोपस जो है, सॉरी मोलस्का में झींगा नहीं आएगा, ऑक्टोपस जो है वो यहाँ पर श्वसन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। इसके अलावा मछली होती है, उसमें मेंढक के टेडपोल जो है, लार्वा टेडपोल, उनमें फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं, इसलिए मेंढक के जो टेडपोल हैं उनमें भी श्वसन की जो क्रिया है वो किनके द्वारा होगी, गिल्स के द्वारा होगी, या गलफड़ों के द्वारा श्वसन की क्या देखने को मिलती है, क्रिया देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ क्रिस्टेशिया प्राणी होते हैं, झींगा वगैरह, क्रिस्टेशिया जो प्राणी होते हैं उनके अंतर्गत भी आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आएंगे। तो क्रिस्टेशिया जो वर्ग के प्राणी हैं, झींगा, वो भी क्या करते हैं, गिल्स के द्वारा श्वसन की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अब गिल्स द्वारा श्वसन होता है तो इन प्राणियों में क्या होता है कि जो इनमें गिल्स में जो जल का प्रवाह होता है, वो जल का प्रवाह रक्त का जो प्रवाह होता है उसके उल्टा होता है, मतलब प्रतिधारा इनमें क्या होता है, प्रवाह होता है, ताकि जल में से आसानी से ऑक्सीजन को छानकर रक्त में क्या किया जा सके, मिलाया जा सके। इसके अलावा ट्रेकिया, श्वसन के जो ऑर्गन्स, अगला जो ऑर्गन आता है वो आता है ट्रेकिया। अधिकांश आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो प्राणी होते हैं, आर्थ्रोपोडा, जैसे विभिन्न प्रकार के कीट पतंग जो हैं वो किस में आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आएंगे। कॉकरोच है, मक्खी मच्छर, सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। और इनमें श्वसन की क्रिया करने के लिए क्या पाए जाते हैं, ट्रेकिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्रेकिया पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है, कीट जो हैं आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो प्राणी हैं उनमें श्वसन का ऑर्गन जो है वो क्या होता है, तो ट्रेकिया द्वारा होता है। मोलस्का, मछली आदि में मेंढक का जो टेडपोल है, ये याद रखना, मेंढक का जो टेडपोल है उसमें श्वसन किसके द्वारा होगा, तो गिल्स के द्वारा होगा। केचुआ, जोंक आदि श्वसन करते हैं नम त्वचा के द्वारा करते हैं, सामान्य दैहिक सतह द्वारा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा। इसके अलावा पुस्तक फेफड़े, यह स्थलीय श्वसन का ही प्रकार है, स्थलीय श्वसन का ही क्या होता है, प्रकार होता है। और पुस्तक फेफड़े जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिच्छू में, किसमें, बिच्छू में, व मकड़ी जो है ना, मकड़ी में
पुस्तक क्या पाए जाते हैं? फेफड़े। बुक क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। तो बुक लंग्स के द्वारा श्वसन की जो क्रिया है वो किस में होगी? ये स्थलीय श्वसन के अंतर्गत आता है। बिच्छू और जो मकड़ी हैं वो बुक लंग्स के द्वारा श्वसन करती हैं। इसके अलावा एक आता है बुक गिल्स, ये जलीय श्वसन का प्रकार है, जलीय श्वसन का प्रकार है। और यहाँ पर बुक्स के पन्नों के समान गिल्स जो हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है। और बुक जो गिल्स हैं उनके द्वारा जो श्वसन की क्रिया होती है वो लिमुलस किस में होता है? लिमुलस या किंग क्रेब जो होता है उसमें यहाँ किसके द्वारा? पुस्तक जो गिल्स होते हैं, बुक जो गिल्स होते हैं उनके द्वारा श्वसन की क्रिया देखने को मिलती है। एक आती है पुस्तक फुफ्फुस या फेफड़ों। तो जैसे मेमेलिया, मेमेलिया की बात करें, पक्षियों की बात करें, एविज की बात करें, पक्षियों की बात करें, इसके अलावा रेप्टाइल्स जो हैं उनकी अपन बात करें आदि के अंतर्गत, ठीक है, किसके द्वारा? सरीसृप जो हैं, सरीसृप जो हैं उनके अंतर्गत। इसके अलावा मेंढक जो है इसमें भी श्वसन की अपन बात करें तो किसके द्वारा होगा? फेफड़ों के द्वारा। मेमेलिया जो स्तनधारी प्राणी है, हम हैं, हमारे में क्या हैं? फेफड़े हैं, अपन स्तनधारी प्राणी हैं। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये जितने भी अन्य प्राणी हैं उन सब, ये सब के सब स्तनधारी हैं जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो बच्चों के पालन पोषण के लिए उनको क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। वो सभी जो हैं उनमें फेफड़ों द्वारा। पक्षी जो हैं उनमें फेफड़े पाए जाते हैं, उनमें लंग्स पाए जाते हैं। सरीसृपों में भी लंग्स पाए जाते हैं। मेंढक जो है उसमें भी, वयस्क जो मेंढक है वो किसके द्वारा श्वसन कर रहा है? फेफड़ों के द्वारा श्वसन कर रहा है। टेडपोल की अपन बात करें तो टेडपोल जो है मेंढक का लार्वा जो है वो किसके द्वारा श्वसन की क्रिया कर रहा है? गिल्स के द्वारा। इसके अलावा वयस्क जो मेंढक है वो सामान्य नम त्वचा के द्वारा भी श्वसन की क्या कर सकता है? क्रिया कर सकता है। इसके अलावा कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अवस्कर जो छिद्र होता है उसके द्वारा भी इनमें श्वसन की क्या देखने को मिलती है? क्रिया देखने को मिलती है। जैसे केंचुआ, केचुए, कछुए, केचुए और सॉरी केचुए नहीं, कछुआ, कछुआ आएगा या केचुआ नहीं, कछुआ, कछुआ और होलोथूरिया, होलोथूरिया जो प्राणी हैं उनमें अवस्कर द्वारा भी श्वसन की जो क्रिया है वो क्या होती है? हमें देखने को मिलती है। किसके द्वारा? अवस्कर द्वारा भी इन जो प्राणी हैं इनमें श्वसन की जो क्रिया है वो देखने को क्या होती है? मिलती है। तो आज अपन ने श्वसन की सामान्य जानकारी की क्या की? बात की। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक आता है वो आएगा मनुष्य में मानव जो श्वसन तंत्र है उसकी अपन बात करेंगे। किस किस से मिलकर मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या होता है? बना होता है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आगे अपन देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें और आगे का जो टॉपिक है वो आप पढ़ के आएँ तो अगली जो क्लास है उसमें और भी बेहतर क्या होगा? समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।